Assalamu alaikum dear students. Hope so all of you will be fine and doing well. मैं एहसान सालार एक नए वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिस तरह प्रॉमिस आपके साथ हुआ था कि मेरा यूट्यूब का चैनल जो आ रहा है, जिसमें मैंने कहा था कि मैं उन स्टूडेंट्स को अप्रोच कर लूँ या उन तक जो है वो अपने लेक्चर्स पहुँचा दूँ जो ट्रेडिशनल क्लासेस में अपना प्रेजेंस इंश्योर नहीं कर सकते या बाकी ओवरऑल जो स्टूडेंट्स एक्सेस नहीं रखते उन तक जो है वो हेल्प मिल जाए और वो मेरे लेक्चर्स को यूट्यूब के से जो है वो चैनल पे एक्सेस कर ले। तो उसी सीरीज़ में आज एक और लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले मेरे 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें मैंने पहले लेक्चर पे कुछ मिसकंसेप्शंस को ख़त्म करने की कोशिश किया बेसिक्स ऑफ इंग्लिश को लेकर के, जिसमें मैंने लेटर, अल्फ़ाबेट, वावल्स, कॉन्सोनेंट्स पे बात की थी। सेकंड लेक्चर में एक वोकैबुलरी उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स को लेकर के हमने बात की थी और फिर हमने स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पे आपसे बात की थी। आज की इस लेक्चर में मैं फिर फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पे बात करूंगा और ये जितने लेक्चर्स फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के होंगे इसका एक प्लेलिस्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद जब टेंसेस आएंगे तो टेंसेस का एक प्लेलिस्ट बन जाएगा। फिर पैसिव्स आएंगे, पैसिव का प्लेलिस्ट होगा, ताकि स्टूडेंट्स को लेक्चर्स देने में या वो खास पर्टिकुलर टॉपिक ढूंढने में कोई मुश्किल ना हो। तो जिस तरह मैंने कहा था कि मैं डेली आपको एक वोकैब करवाऊंगा, एक वोकैब से आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वो जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन में आपको हेल्प करेंगे, ऐसे राइटिंग में या स्पीकिंग में आपके एक्सप्रेशन को अच्छा बिल्ड करने में आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगा। तो आज की वोकैबलरी हमारे पास एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव वाइज है। और वाइज वोकैबलरी है, किसको नहीं पता है? तो अगर मैं कहता हूँ कि ही इज़ अ वाइज पर्सन तो सबको पता चल जाता है कि वो बात करे कि वो एक अक्लमंद बंदा है, वो एक होशियार बंदा है, वो एक ज़हीन बंदा है। लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि जो वॉइस वोकेबलरी ये अब पुरानी हो चुकी है। आजकल के मॉडर्न राइटर्स वो इस वोकेबलरी को यूज़ नहीं करते और जब हम एग्जाम में जाते हैं तो जाहिर सी बात है हमसे वॉइस के सिनोनिम्स ही पूछे जाते हैं। तो वॉइस और इंटेलिजेंट वो दोनों बेसिक वोकेबलरीज है जो ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन बात इसकी सिनोनिम्स एंटोनिम्स की आ जाती है तो फिर जी वो शायद हमें पता ना होता। तो आज हमारे पास जो वोकेब है वो वाइज है और इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव वही पार्ट ऑफ स्पीच है जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। तो अब वाइज है तो वाइज के साथ हमारे पास इंटेलिजेंट है। इसका अगला जो सिनोनिम है जो यही मतलब देता है वो हमारे पास है सगेशियस। अब जो सगेशियस है इसका भी यही मतलब है जो वाइज का मतलब है। तो मैं कह रहा हूँ कि यू आर वेरी सगेशियस, तो इसका मतलब वही है कि मैं कह रहा हूँ कि यू आर वेरी वाइज या यू आर वेरी इंटेलिजेंट। तो अगर सगेशियस का यही मतलब है तो इसी का एक और वोकैबुलरी हमारे पास है जिसको हम लोग कहते हैं जुडेशियस। और जुडिशियस का भी यही मतलब है जो सगेशियस का है। और याद रखना ओ यू एस पे जब भी कोई वर्ड खत्म हो जाता है उसका पार्ट ऑफ स्पीच हमेशा एडजेक्टिव ही रहता है। तो कोई भी लफ्ज अगर आपको ओ यू एस पे खत्म होते हुए दिख जाए इसका मतलब है वो एडजेक्टिव है। तो जुडिशियस का जो मतलब है वो सगेशियस का है, सगेशियस का जो मतलब है वो इंटेलिजेंट का है। इसी के लिए हमारे पास एक और वर्ड आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रूडेंट, कहते हैं प्रूडेंट। और प्रूडेंट का भी यही मतलब होता है जो सगेशियस, जुडिशियस, वाइज या इंटेलिजेंट का होता है। तो अब अगर कल हम एग्जाम में बैठे हो और हमसे प्रूडेंट पूछा जाए कि इसका सिनोनिम बता दे, सिनोनिम में 4 ऑप्शंस हो, 4 ऑप्शंस में जुडिशियस या सगेशियस का कोई भी वर्ड आ गया हो तो हमें पता चल जाएगा कि प्रूडेंट का मतलब क्या था और उसका सिनोनिम क्या बनेगा। तो हम उसका सिनोनिम पिक आउट कर लेंगे। इसी तरह इसी का एक और वर्ड हमारे पास है जिसको हम लोग कहते हैं मेटिक्यूलस कहते हैं। और मेटिक्यूलस का भी यही मतलब होता है जो आपकी सगेशियस का मतलब होता है। और मैं कहता हूँ ओ यू एस पे वर्ड खत्म हो जाए तो डेफिनेटली वो एडजेक्टिव ही रहता है। अब जरा आप इन वर्ड्स को एक दफा फोकस कर ले। कल को अगर आप एग्जाम में बैठे हो आपसे पूछा जाए कि मेटिकुलस का सिनोनिम तो आप सिनोनिम भी पिक आउट करेंगे। या अगर कल को कोई राइटर यूज करता है मेटिकुलस को तो आपको समझ आ जाएगा कि ये बंदा बात कर रहा है कि वो बंदा अक्लमंद है। अगर आपको मेटिकुलस का पता ना हो, मैं कहता हूँ कि जी वंस देयर वाज अ किंग एंड द किंग वाज वेरी मेटिकुलस, तब समझ शायद ना पाए कि जी मेटिकुलस का मतलब क्या है। लेकिन आज ये वोकेबलरी हमारे पास हो गई, आज हमारा तीसरा वोकेबलरी हो जाएगी। पहला जो वोकेबलरी मैंने करवाया था वो मैंने सैड के सिनोनिम्स करवाए थे जिसके 10-12 सिनोनिम्स थे। सैड था, डिजेक्टेड था, डिप्रेस था, ब्लीक था, ग्रिम था, सोम्बर था, वो भी गॉन था, वो भी एडजेक्टिव था। कल की क्लास में जो हमने वोकेब पे बात किया था वो हमारे पास वर्ब था डिस्ट्रॉय।
और मैंने डिस्ट्रॉय की सारे सिनोनिम्स बताए थे कि डिस्ट्रॉय है तो एनिलिएट है, डिसमेंटल है, डेसिमेट है, डिमोलिश है, बुलडोज है, स्मैश है, र्यून है, तो वो फिर सारे उसी के सिनोनिम्स हुए थे। अब अगर कल को आपने कहीं पे कोई किसी बंदे के बारे में बताना हो, आप उसके बारे में बार बार वाइज वाइज यूज करते हो, तो याद रखना आपका एक्सप्रेशन कमजोर जाता है। अब एक्सप्रेशन को बिल्डअप करना है ना, तो वो अच्छी वोकेब से ही बिल्डअप होता है। तो आपके पास वोकेबलरीज का एक बैंक होना चाहिए। तो आज की वोकेबलरी में मैंने आपको वॉइस की सिनोनिम्स बता दिए, तो ये आज के वोकेबलरी हुआ। आपने इसको याद करना है, इसके सिनोनिम्स याद करने हैं। कल को जब वॉइस का वर्ड आ जाए तो इंस्टेड ऑफ वॉइस यू कैन यूज मेटिकुलस, इंस्टेड ऑफ मेटिकुलस अनदर टाइम यू कैन यूज प्रूडेंट। अब जब आप यूज करेंगे तो इट साउंड्स बेटर, इट लीव्स इंप्रेशन ऑन योर रीडर एंड लिसनर, and it realize to your listener or reader that the person knows vocabularies, उसके पास words है, the person knows that how is something spoken or how is a good expression built। तो आज हमने इस vocab पे बात किया। अब हम मूव करेंगे ग्रामर की तरफ, और ग्रामर में जाहिर सी बात है, मैंने कल आपके साथ सेंटेंस पे बात किया था, तो आज सेंटेंस के स्ट्रक्चर, उसके फॉर्मेशन, उस पर मजीद हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज हमारे पास ग्रामर में जो बात थी वो था हमारे पास सेंटेंस का था। सेंटेंस का मैंने क्या कहा था? सेंटेंस का मैंने कहा था कि ये बेसिक यूनिट है आपकी लैंग्वेज का, बेसिक यूनिट है आपकी लैंग्वेज का। जिस तरह मैंने कहा था कि हम लोग पढ़ते हैं कि सेल बेसिक यूनिट होता है लाइफ का बायो में, इसी तरह लैंग्वेज में आपका सेंटेंस है बेसिक यूनिट ऑफ योर लैंग्वेज। मतलब हम लैंग्वेज में जितनी बातें करते हैं, जाहिर सी बात है वो हम सेंटेंस की शक्ल में ही करते हैं, सेंटेंस ही बनाते हैं। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें पता होना लाजमी है, क्योंकि आगे हमने करना है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यानी खुद को सेंटेंसेस कैसे बनाना है। तो बनाने के लिए पहले सेंटेंस के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी होना बड़ी लाजमी बात है। तो सेंटेंस मैंने कहा बेसिक यूनिट ऑफ योर लैंग्वेज होता है, और मैंने कहा था वन सेंटेंस का डेफिनेशन है कि वन आइडिया, एक आइडिया एक सेंटेंस। आइडिया छोटा भी हो सकता है, आइडिया बड़ा भी हो सकता है, एक वर्ड भी आ जाए वो भी सेंटेंस हो सकता है, 1000 वर्ड आ जाए वो भी एक सेंटेंस हो सकता है। तो वन आइडिया इज वन सेंटेंस। और मैंने कहा था कि वी हैव 7000 प्लस लैंग्वेजेस। किसी भी लैंग्वेज में जो आपका सेंटेंस होता है, इट इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन में उनकी 3 कैटेगरीज बनते हैं, और वो 3 कैटेगरीज मैंने कहा था कौन कौन से है। एक एक्शन वाला सेंटेंस है, यानी एक्शन का आइडिया, एक स्टेट का आइडिया होता है, और एक आपका प्रॉपर्टी का आइडिया होता है। इसके अलावा और कोई आइडिया नहीं हो सकता। जितनी बातें हम दिन में करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, वहां पे हम आइडियाज कन्वे करते हैं, और आइडियाज 3 तरह का होता है, स्टेट, एक्शन और प्रॉपर्टी। एक्शन वाली वही आइडिया है जिसमें हम कोई एक्शन की बात करेंगे। एक्शन पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, मॉडल्स में भी आ सकता है, पैसिव में भी आ सकता है। स्टेट बताते हैं तो हम किसी चीज के स्टेटस पे बात करते हैं, और स्टेट बताने के लिए वो प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। सिमिलरली इसी तरह प्रॉपर्टी है तो उसका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब हो सकता है। मैंने कहा था कोई भी एक्शन सेंटेंस बनाना है तो उसके एलिमेंट्स होते हैं 4, यानी उसमें 4 चीजें होनी चाहिए। स्टेट और प्रॉपर्टी का सेंटेंस जब आप बनाते हो तो उसमें एलिमेंट होना चाहिए 3। तो आपको सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में ये मालूम करना जरूरी है कि जो सेंटेंस आप बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो, क्या वो एक्शन में आता है, स्टेट या प्रॉपर्टी में। क्योंकि स्टेट और प्रॉपर्टी वाले को बनाना है तो 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, और एक्शन वाले को बनाना है तो यूजुअली 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। अब ये 4 चीजें हम 400 तक ले जा सकते हैं, इनको हम 4 से कम कर सकते हैं। मैं एक एवरेज सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, और एक एवरेज स्टेट या प्रॉपर्टी स्टेटमेंट को बनाना है तो फिर उसमें 3 चीजों की जरूरत होती है। मैं फिर बता रहा हूँ, एक एवरेज स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। इन 3 को हम 300 तक ले जा सकते हैं, और इन 4 को 400 तक लिया जा सकता है। बट आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट एन एवरेज सेंटेंस। In average sentence of action, we need 4 elements, while in average sentence of state and property, there we need just 3 elements. तो अब उन चारों की अगर मैं आपसे बात कर लूं तो वो चारों में सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट आ जाएगा, दूसरे नंबर पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड नंबर पे हमारे पास मेन वर्ब है, और लास्ट नंबर पे जी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है। तो अब जो हमारे पास यहाँ पे ये 4 चीजें बन गए, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब ये सेंटेंस, ये एलिमेंट्स है किसके, एक एक्शन वाले सेंटेंस, यानी एक एक्शन वाला स्टेटमेंट बनाना है तो एवरेज उसमें इन चीजों की होती है।
अब हमारे पास काफी स्टेटमेंट्स होते हैं कि हम उससे सब्जेक्ट निकाल भी सकते हैं, काफी स्टेटमेंट्स होते हैं कि वहां पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, काफी सेंटेंसेस होते हैं वहां पे हेल्प इन वर्ब की जरूरत नहीं होती, कहाँ पे नहीं होते वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आई एम जस्ट टेलिंग यू एन एवरेज सेंटेंस ऑफ एक्शन, कि उसमें 4 चीजें होती है। एक्शन वाला वही सेंटेंस, मैंने खाना खाया, मैं खाना खाऊंगा, मुझे खाना खाना चाहिए, मैं खाना खा सकता हूँ, या मैं 9 बजे खाना खाता हूँ, या मैं खाना खा रहा था, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, वो लेट आता है, अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला किया, उसने मेरा मोबाइल तोड़ दिया, मैंने मोबाइल बेच दिया, या मुझे नया मोबाइल लेना चाहिए। ये एक्शन वाली बातें हैं जिसमें उठना, बैठना, लाना, पढ़ना, इस तरह की कोई बात हो रही। तो अब इसमें 4 चीजों की जरूरत है। 4 में सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है हमें पता है, एक्शन वाले सेंटेंस में एक्शन होते हैं। अब जब एक्शन है तो कोई ऐसा तो नहीं है कि एक्शन खुद ब खुद होगा, एक्शन के लिए कोई डूअर तो चाहिए ना, कोई परफॉर्मर तो चाहिए ना, कि वो इस एक्शन को परफॉर्म कर ले। तो जो डूअर या परफॉर्मर ऑफ एक्शन होता है वही असल में आपका सब्जेक्ट होता है। अब मसला क्या होता है यहाँ पे, हमें पता चल जाता है अगर मैं कहता हूँ कि जी अली वाज वेटिंग फॉर यू, या अली वाज कॉलिंग यू। अब इस तरह के सेंटेंस में हमें पता चल जाता है कि जी इधर अली काम कर रहा था तो अली सब्जेक्ट। लेकिन हमारा मसला पता है क्या होता है, बस हमें सिर्फ सब्जेक्ट का समझने से ही गरज होता है, जी समझ आ गए, आगे हमने इसको यूज नहीं करना होता है। अब जब हम यूज नहीं करते हैं तो सिंपल हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो रहती है, लेकिन हम एक एवरेज सेंटेंस, अच्छे सेंटेंस में एक अच्छा सब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते। अब आपका मसला क्या है, आपने कल को लिखना है एस्से, आपने कल को लिखना है पैराग्राफ, आपने बात करना है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, आपने बात करना है डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो उसके जो सब्जेक्ट्स या जार्गन्स होते हैं वो इस तरह की नहीं होते हैं, अली, दाऊद, फातिमा वाली बातें नहीं होते, वहां का सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, आप सेंटेंसेस बनाएंगे एक्शन वाले के, तो आपको पता चलेगा कि एक अनदर सब्जेक्ट कैसे होता है, कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, एक सब्जेक्ट कैसे लेंथी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके साथ यहाँ पे सेंटेंस कहूँ, सेंटेंस में कहता हूँ कि जी टेररिज्म, ये आ गया, उसके बाद आ गया एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये आ गया, हैव, ये आ गया, impeded, impeded the growth of economy, द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। अब देखना ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के बजाय अच्छा साउंड करता है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में मैंने सब्जेक्ट देखना है, तो ये सारा का सारा जो है वो मेरा बन गया सब्जेक्ट। टेररिज्म एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रेजेंट परफेक्ट है, इम्पीडेड द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, उसने इकोनॉमिक की ग्रोथ को इम्पीड किया है, मतलब ब्लॉक किया है, उसको तरक्की करने नहीं दे रहे। तो अब यहाँ पे देखिए एक सब्जेक्ट टेररिज्म, एंड से जोड़ दिया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो ये हमारे पास दोनों सब्जेक्ट हुए। और हमें इसी तरह की ही सब्जेक्ट की जरूरत होती है व्हाइल राइटिंग एसे, व्हाइल राइटिंग पैराग्राफ, क्योंकि यहाँ पे डूअर ऑफ एक्शन इम्पीड करने वाले कौन है, वो ये दोनों है। तो ये दोनों बन गए सब्जेक्ट, ये हमारा बन गए वर्ब। तो इस तरह की चीजों का हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमने आगे इस तरह की ही सब्जेक्ट्स को यूज करना है। तो सब्जेक्ट का सिंपल बता दो, डूअर ऑफ एक्शन होता है। अब जो जो वो एक्शन परफॉर्म करते हैं, खुदा करे वो लिविंग है, खुदा करे वो नॉन लिविंग है, वो बन जाएंगे हमारे सब्जेक्ट। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब को याद रखना, एक्शन वाले सेंटेंस में जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, इसका फंक्शन होता है हेल्पिंग वर्ब का, ये क्या करते हैं जी, ये आपको टाइम बताते हैं। एक्शन वाले सेंटेंस में टाइम जब भी मालूम करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को ही देखा जाता है। अब आगे हम हेल्पिंग वर्ब की फैमिलीज पे बात करेंगे। हमारे पास फैमिली है वर्ब टू बी की, हमारे पास फैमिली है वर्ब टू हैव की, फैमिली बन जाएगी वर्ब टू डू की। फॉर द टाइम बीइंग आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट देयर फंक्शंस, कि उनका फंक्शंस क्या है। हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन है वो एक स्टेटमेंट में आपको टाइम बताएगा। लेट सपोज अगर हमारे पास आ गया इज आ गया, अगर हमारे पास आर है, एम है, हैज है, हैव है, या डू है, या डज है, तो ये वो टाइम, ये वो हेल्पिंग वर्ब्स है जो हमेशा स्टेटमेंट में आपको प्रेजेंट का टाइम बताएगा, कि ये प्रेजेंट दिखाता है, हेल्पिंग वर्ब्स होंगे। इसी तरह अगर आपके पास आ गया वाज आ गया, आपके पास वर आ गया, आपके पास डिड है, या आपके पास हैव है, तो ये आपको कौन सा टाइम बताएगा, पास्ट का टाइम बताएगा। सिमिलरली इसी तरह अगर आपके पास में है, इसी तरह अगर माइट है, इसी तरह अगर विल है या शल है, तो ये आपको फ्यूचर का टाइम दिखाएगा।
अब अगर मैं कहूँ इस सेंटेंस में मुझे टाइम बता दी कि ये किस टाइम का सेंटेंस है, तो जी ये हमारा सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब, तो हैव मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया। और हैव किस फैमिली में आता है? प्रेजेंट का, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट का स्टेटमेंट। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ इसका टाइम बता दिए, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब वाज है, और वाज किस कैटेगरी में आता है? पास्ट का, तो ये पास्ट का सेंटेंस है। तो हेल्पिंग वर्ब्स टाइम बताते हैं। अब वो कैसे बताते हैं, आगे हम इसकी प्रॉपर फैमिलीज बनाएंगे, कौन कौन सा कब यूज होता है, इज कब यूज होगा, डू कब यूज होगा, इसके साथ क्या लगता है, आगे वो डिटेल की एक डिस्कशन रहेगी। तो मैंने आपको बताया कि इज आर एम ये हो गया, ये प्रेजेंट दिखाता है, वो पास्ट। तो हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन नोट करना, हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन होता है कि वो किसी भी एक्शन सेंटेंस में, खुदा करे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उसमें टाइम दिखाने का इख्तियार या जो काम होता है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है। अब जब हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब की जरा नाम को ही देखना, हेल्पिंग वर्ब मतलब ये हेल्प करने वाला वर्ब है, मतलब ये ऐसा है जो हेल्प करेगा। किसकी हेल्प करेगा? तो जाहिर सी बात है हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? मेन वर्ब ही आएगा। ये दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब आ गए तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लाजमी होता है। आप एक चीज को गौर से नोट करना, मैं बात कर रहा हूँ सेंटेंस का। सेंटेंस का एक मैंडेटरी एलिमेंट है जिसके बगैर सेंटेंस कभी बनता ही नहीं है, और वो मैंडेटरी एलिमेंट इसका क्या है? वो है मेन वर्ब। मतलब एक एक्शन वाले सेंटेंस में एक मेन वर्ब लाजमी होना चाहिए। नहीं है, एक सॉरी एक्शन वाले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सेंटेंस की बात कर रहा हूं। एक सेंटेंस में एक मेन वर्ब लाजमी होना चाहिए, चाहे वो स्टेट है, प्रॉपर्टी या एक्शन, एक मेन वर्ब लाजमी होना चाहिए। और मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब को कभी भी पहचानना होना, तो आपके सेंटेंस में जो लास्ट वर्ब होता है, जो लास्ट वर्ब होता है वो आपका मेन वर्ब होता है। लास्ट वर्ब को किसे पहचाने? मतलब अगर एक सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब है तो वो मेन वर्ब, और अगर एक सेंटेंस में एक दो तीन चार पांच छह वर्ब्स है, तो जो लास्ट वाला है वो मेन वर्ब बन जाएगा। उससे पहले जितने आ जाएंगे उनको हम नाम देंगे हेल्पिंग वर्ब्स का। तो अगर एक सेंटेंस में सिर्फ एक मेन वर्ब है, सिर्फ एक वर्ब है, तो वो मेन वर्ब। अगर पांच छह है तो जो लास्ट में है जो वर्ब, वही आपका मेन वर्ब हो जाएगा। और मेन वर्ब जाहिर सी बात है क्या करते हैं? एक्शन वाला सेंटेंस है तो एक्शन तो जरूरी है। तो मेन वर्ब स्टैंड्स फॉर एक्शन, हेल्पिंग वर्ब स्टैंड्स फॉर टाइमिंग। जबकि मेन वर्ब जो होता है, जो आपका मेन वर्ब होता है, वो किसके लिए होता है जी? वो एक्शन के लिए ही स्टैंड करता है। अब कोई भी एक्शन हो, वी हैव थाउजेंड्स ऑफ एक्शन, कुक, राइट, स्लीप, टीच, व्हाटसोएवर, ऑल दीज आर एक्शंस। यही एक्शन असल में दिखाया जाता है मेन वर्ब से। तो जब मेन वर्ब से दिखाया जाता है, तो अगर मैं कहूँ इसमें मेन वर्ब कौन सा है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमारे पास आता है मेन वर्ब। तो इधर इम्पेडेड हमारे पास बन गया मेन वर्ब, क्योंकि ये एक्शन है। इसी तरह ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद बन गया हमारे पास मेन वर्ब, तो कॉलिंग हमारे पास मेन वर्ब बन गए। तो ये हमारे पास यहाँ पे मेन वर्ब है, ये हमारे पास मेन वर्ब। और मेन वर्ब से पहले जितने भी वर्ब्स आ जाए, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10, सारे के सारे होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। लास्ट वर्ब होता है मेन वर्ब। अभी तक देखिए ये लास्ट वर्ब है, उसके बाद कोई वर्ब नहीं है। इकोनॉमी वर्ब नहीं है, ऑफ वर्ब नहीं है, ग्रोथ वर्ब नहीं है, द वर्ब नहीं है, लास्ट वर्ब इम्पेडेड है। इसी तरह इसमें देखिए यू, इधर दो वर्ब है, एक ये एक ये। लास्ट जो वर्ब होता है वो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, क्योंकि यू तो कोई वर्ब है ही नहीं। तो लास्ट वर्ब जाहिर सी बात है फिर कॉलिंग बन गए, और लास्ट वर्ब इज कॉल्ड द मेन वर्ब ऑफ योर सेंटेंस। और जो मेन वर्ब होता है वो एक्शन वाले सेंटेंस में आपको एक्शन दिखाते हैं। तो अब मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि जी ही वॉज कमिंग, ही वॉज कमिंग, अब ये आ गए तो कमिंग हमारे पास मेन वर्ब है। मेन वर्ब को चेंज करेंगे तो एक्शन चेंज होगा। तो कमिंग एक एक्शन होता है आने का। अगर मैं गोइंग डाल दूं तो एक्शन चेंज, अगर मैं क्राइंग डाल दूं तो एक्शन फिर चेंज, अगर मैं स्माइलिंग डालूं तो एक्शन फिर चेंज, अगर मैं लाफिंग डालूं तो एक्शन फिर चेंज, अगर मैं वेटिंग डालूं तो एक्शन फिर चेंज। स्टैंडिंग, गोइंग, स्लीपिंग, रनिंग, वॉकिंग, ये तो फिर सारे एक्शन ही चेंज करते हैं। तो इसमें लास्ट वर्ब कमिंग है तो ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब है वाज, टाइमिंग दिखाता है वाज इस फैमिली में, तो ये पास्ट बन गए और इसका एक्शन बन गया। तो मैं क्या कह रहा हूं, सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ एक्शन, हेल्पिंग वर्ब टाइम दिखाते हैं, मेन वर्ब एक्शन दिखाते हैं। अब हमारे पास लास्ट में जो चीज है दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्टेटमेंट।
ऑब्जेक्ट के बारे में बाय द वे हमारे कुछ मिसकंसेप्शंस पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स आते हैं, जब पूछता हूँ तो मेजॉरिटी की ऑब्जेक्ट को लेकर के जो आंसर्स होते हैं वो बाय द वे गलत ही होते हैं। अब कैसे गलत होते हैं? तो जी ऑब्जेक्ट के बारे में हमने सिंपल इसका एक डेफिनेशन पढ़ा हुआ है कि रिसीवर ऑफ एक्शन इज ऑब्जेक्ट। अब बात बिल्कुल ठीक है, रिसीवर ऑफ एक्शन ही ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन जब मैं सेंटेंस बनाता हूं कि आई एम गोइंग टू अकेडमी, आई एम गोइंग टू अकेडमी, अब यहाँ पे जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ ये एक्शन वाला सेंटेंस है, बिल्कुल एक्शन। आई क्या है? सब्जेक्ट है। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, टाइम बताता है, इस फैमिली में प्रेजेंट है। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब होता है क्योंकि वो लास्ट वर्ब है, एक्शन दिखाता है, गोइंग एक्शन। जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि ये टू अकेडमी या सिर्फ अकेडमी क्या है, तो जी फिर यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी ये ऑब्जेक्ट होता है किसी सेंटेंस का। मेरे स्टूडेंट्स को लगता है कि जी ये ऑब्जेक्ट है, मतलब वो कहते हैं कि यहाँ पे ये अकेडमी ऑब्जेक्ट होता है। बाय द वे अकेडमी इधर ऑब्जेक्ट नहीं है। आई एम गोइंग टू बाजार, बाजार ऑब्जेक्ट नहीं है। ही इज स्लीपिंग ऑन बेड, मानता हूं रिसीवर ऑफ एक्शन, लेकिन बेड ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? ऑब्जेक्ट के बारे में हमारे पास मिसपरसेप्शंस है, मिसकंसेप्शंस पाए जाते हैं। हमें लगता है कि ये ऑब्जेक्ट है। तो अब ऑब्जेक्ट क्या है याद रखना, जब तक आपको ऑब्जेक्ट नहीं पता है, अगर खुदा न खास्ता तुमने इसको ऑब्जेक्ट कह दिया, इसका मतलब है तुझे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बारे में वर्ब में कुछ आपको आइडिया नहीं, आपको कुछ नहीं पता है। अगर आपने इसको ऑब्जेक्ट कहा, इसका मतलब है आपको पैसिव वॉइस के बारे में कोई आइडिया नहीं। अगर आपने इसको ऑब्जेक्ट कहा, इसका मतलब है तुझे एडवर्ब के बारे में भी कोई आइडिया नहीं। और अगर आपने इसको ऑब्जेक्ट कहा तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट के बारे में तो आपको कोई भी आइडिया नहीं। तो एक ऑब्जेक्ट का ना पता होने से आपके और बहुत सारे मिस्टेक्स या प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। दिस इज अ फाउंडेशन बेच, फाउंडेशन सेशन है। फाउंडेशन में मैंने आपके फाउंडेशन पे ही काम करना है, और फाउंडेशन में काम करने के लिए हमें ये चीजें बहुत डिटेल से पता होनी चाहिए। अगर तो इसको ऑब्जेक्ट कहते हो तो बाय द वे ये गलत है। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इस तरह सिंपल मैं नहीं बता सकता हूँ कि जी ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ए है। तो इसके लिए मुझे चाहिए कुछ आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए मुझे चाहिए कुछ एग्जांपल्स, और एग्जांपल जाहिर सी बात है मुझे 10-15 एग्जांपल्स चाहिए। इसी में मैंने एक्सप्लेन करना है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, डायट्रांजिटिव वर्ब को, जो कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है। पिछले बार आपकी नम्स का ही टेस्ट हुआ था, आई थिंक 1 अक्टूबर को हुआ था या 1 सितंबर को हुआ, जिसमें 4 क्वेश्चंस ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, डायट्रांजिटिव वर्ब के पूछे गए थे। जब यही पता है तो आपको पैसिव भी आगे समझ आएगा। जब यही पता है इट मींस यू नो वर्ब्स। जब यही पता है इसका मतलब है आपको एडवर्ब के बारे में भी काफी जानकारी है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कल जो मैं क्लास लूंगा वो ग्रामर में मैंने सारा आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट ही समझाना है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाना है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या है, और ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, आर्गुमेंट्स क्या है, उसके लिए सपोर्टिव एग्जांपल्स क्या है, इन पे मैं इंशाल्लाह डिटेल बात करूंगा। तो कल की क्लास में इंशाल्लाह मैं आऊंगा आपके साथ एक वोकैबुलरी के साथ, उसके सिनोनिम्स। ग्रामर की सेक्शन में मैंने आपको समझाना है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, डायट्रांजिटिव वर्ब समझाना है, साथ में ऑब्जेक्ट समझाना है, ये नहीं है तो ये क्या है, इसी को समझाना है। तो इसके लिए इंशाल्लाह हमारे पास बनेंगे डिटेल एग्जांपल्स बनेंगे, और डिटेल एग्जांपल्स को जाहिर सी बात है मैं सपोर्ट करूंगा थ्रू माय आर्गुमेंट्स। सो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसी पे बात करके एक्शन वाले सेंटेंस की एलिमेंट्स को कवर करके स्टेट वाले पे मूव करेंगे। स्टेट वाले पे मूव करके फिर मैंने आपको फैमिलीज बताने हैं, बी का फैमिली क्या है, हैव का फैमिली क्या है, डू का फैमिली क्या है, फिर मैंने जी आपसे इस पे बात करनी है। तो आज के लिए जी इतना ही काफ़ी है। आई थिंक मैं इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि जो मेरे लेक्चर्स है वो आप सबके लिए प्रोडक्टिव रहेंगे, आपके कॉन्सेप्ट बनाने में वो एक प्रोडक्टिव रोल प्ले करेंगे। तो इसे जो है वो विश के साथ मैं अपनी क्लास को वाइंड अप करने जा रहा हूँ। लास्ट में बस यही एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि जो मेरा यूट्यूब का चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, मेरी जो वीडियोस है उनको आप लाइक कर ले, आप शेयर कर ले, ताकि मैं एक मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जो है वो कवर कर सकूं। ये मेरे लिए भी इंकरेजिंग है, आप मुझे ये सपोर्ट कर रहे हैं, और ये इंशाल्लाह आपके लिए भी प्रोडक्टिव एंड लुक्रेटिव रहेगा। सो एट द लास्ट आई थैंक यू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।